1955 ईस्वी में किया। वहीं आगे हम बात करते हैं निहारिका परिकल्पना। जिसका प्रतिपादन लाप्लास महोदय ने किया है। लाप्लास महोदय ने किया है। नेक्स्ट अगली संकल्पना की हम बात करते हैं उल्का परिकल्पना। जिसका प्रतिपादन लाकियर महोदय ने 1919 में किया। लाकियर महोदय ने 1919 में किया। कहने का मतलब यह है जो एक एकल तारा परिकल्पना है उसमें कुछ प्रमुख विद्वान हैं जिन्होंने अपने परिकल्पना के माध्यम से, अपने सिद्धांत के माध्यम से यह बताया है जो हमारी पृथ्वी जो उत्पत्ति हुई है एक तारे के माध्यम से हुई है। उनमें सर्वप्रमुख उच्छल तारा परिकल्पना जिसके प्रतिपादक द बफन महोदय हैं। वायब राफ या कोल नेबुला या ठंडी निहारिका परिकल्पना इमानुअल कांट महोदय। वहीं पर निहारिका परिकल्पना लैप्लास महोदय ने दिया। वहीं पर उल्का परिकल्पना लाकियर महोदय ने दिया है। अब आगे हम बात करते हैं अद्वैतवादी या दैतारक परिकल्पना। दैतवादी दैतवादी या ड्यूलिस्टिक की बात करते हैं हम तो कहने का मतलब दो तारों के माध्यम से हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है। ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है जिन्होंने अपनी अपनी संकल्पना के आधार पर इसकी व्याख्या की है। उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं चैम्बरलेन महोदय की ग्रहों परिकल्पना। चैम्बरलेन या मोल्टन महोदय की ग्रहों परिकल्पना। वह अगली परिकल्पना की बात करें तो जेम्स जीन एवं जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना। जेम्स जीन एवं जेफरीज महोदय की ज्वारीय परिकल्पना जो वर्तमान समय में सबसे अधिक परिणाम माना जाता है कि इसके द्वारा सिद्ध किया गया था कि जेम्स जीन ने अपनी ज्वारीय परिकल्पना के अंतर्गत पृथ्वी और ग्रहों उपग्रहों आज की जो उत्पत्ति है कहीं तक इनके सिद्धांत को जो देखा जाए तो इनके सिद्धांत को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त दी गई है। वही आगे हम बात करते हैं रसेल महोदय की युग्म दैतारक परिकल्पना।
युग्म दैतारक परिकल्पना। और हम आगे बात करें तो हम विखंडन परिकल्पना, राफजन महोदय की विखंडन परिकल्पना। वहीं आगे हम बात करते हैं नोवातारा नोवातारा या नवतारा परिकल्पना। कोयल तथा लिटलटन महोदय की वहीं आगे अगली परिकल्पना की हम बात करते हैं तो अंतर तारक धूल परिकल्पना। अंतर तारक धूल परिकल्पना ऑटो स्मिथ की। वहीं अगली परिकल्पना की हम बात करें तो सेफीड परिकल्पना एसी बनर्जी की। एसी बनर्जी की। वहीं आगे बात करें तो निहारिका मेघ परिकल्पना निहारिका मेघ परिकल्पना वान विशेखर की। कहने का तात्पर्य है कि जो दो तारों की परिकल्पना है उसके अंतर्गत सबसे अधिक मान्यता प्राप्त नौवा तारा परिकल्पना और जेम्स जीन की ज्वारी परिकल्पना ये सब मानी जाती हैं। वहीं आगे हम बात करें आधुनिक सिद्धांत की बात करें तो हम जो आधुनिक सिद्धांत की मान्यता है इनमें कुछ प्रमुख विद्वान हैं जिन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अपनी अपनी संकल्पनाओं के बारे में व्याख्या की है। सबसे पहले हम बात करेंगे बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी या महाविस्फोटक सिद्धांत। विस्फोटक सिद्धांत कहने का मतलब ये है जो बिग बैंग थ्योरी है अर्थात जो महाविस्फोटक सिद्धांत है इसकी व्याख्या सर्वप्रथम जॉर्ज लेमेटर महोदय ने की। लेमेटर महोदय ने की, लेकिन अगर देखा जाए तो इसकी विशद व्याख्या इसकी विशद व्याख्या बेगोनर महोदय ने की थी। बेगोनर महोदय ने की थी। कहने का मतलब यह है बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोटक सिद्धांत की जो विशद व्याख्या है उस व्याख्या को बेगोनर महोदय ने दिया था। वह अगली परिकल्पना की हम बात करते हैं, अगले सिद्धांत की बात करते हैं तो अलन गुप्त महोदय ने जिनका सिद्धांत है स्फीत सिद्धांत। स्फीत का
सिद्धांत अलन गुथ महोदय। वहीं अगर सिद्धांत की बात करें तो हम फतत सृष्टि का सिद्धांत, फतत सृष्टि का सिद्धांत गोल्ड हरमंड बांडी के द्वारा दिया गया है। गोल्ड हरमंड बांडी। वहीं आगे हम बात करें तो बृहस्पति सूर्य तारक सिद्धांत, बृहस्पति सूर्य दैतारक सिद्धांत, जिसे डोवेस्की महोदय ने दिया। वहीं अगले सिद्धांत की बात करें तो हम संकुचित विमोचन का सिद्धांत, एलन फर्नांडिस महोदय ने दिया। एलन फर्नांडिस महोदय ने दिया। वहीं हम आगे बात करें तो कुछ और परिकल्पना या सिद्धांत हैं जिसे वर्तमान समय में मान्यता दी जाती है। उनमें से अंतर तारक मेघ परिकल्पना, मेघ परिकल्पना अल्फ बेन द्वारा दिया गया है, अल्फ बेन महोदय के द्वारा। वहीं पे आगे हम बात करें तो आदिग्रह परिकल्पना, आदिग्रह परिकल्पना की बात करें हम तो ऊपर महोदय ने दिया है इस सिद्धांत को। आगे हम देखते हैं वायव्य कुंडलाकार निहारिका परिकल्पना, वायव्य कुंडलाकार निहारिका परिकल्पना कैल्विन महोदय ने। इस परिकल्पना को प्रतिपादित किया। आगे हम देखते हैं ग्रह गति का नियम, ग्रह गति का नियम परिकल्पना केपलर महोदय द्वारा दिया गया है। केपलर महोदय द्वारा दिया गया है। वहीं आगे हम बात करते हैं वर्तमान समय में तो ब्लैक होल सिद्धांत, सिद्धांत या कृष्ण विवर सिद्धांत या कृष्ण विवर सिद्धांत भारतीय विद्वान या भारतीय खगोलक कह सकते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, यस चंद्र शेखर। कहने का मतलब यह है
कि जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, जो उसकी उत्पत्ति हुई है, उसके बारे में अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत, अपनी अपनी संकल्पनाओं या परिकल्पनाओं के द्वारा दिया है। जो वर्तमान समय में सबसे प्रमुख अगर देखा जाए जो ब्लैक होल की घटना है, इसके आधार पर यह माना जाता है जो हमारी पृथ्वी है इसकी आंतरिक संरचना किस आधार पे हुई है। तो सर्वमान्य देखा जाए तो सर्वमान्य सिद्धांत की बात करें तो ब्लैक होल की घटना भी मानी जाती है। वहीं आगे हम बात करते हैं जो हमारी पृथ्वी है इसकी कुछ आकृतियां एवं गतियां हैं। कहने का मतलब हमारी जो पृथ्वी की आकृति कैसी है, हमारी पृथ्वी में कौन सी गतियां पाई जाती हैं, हम उसको यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पृथ्वी की आकृति की। अगर देखा जाए तो जितने भी विद्वान हैं उनमें से किसी ने विद्वान ने यह नहीं सिद्ध किया है कि जो हमारी पृथ्वी है आखिर इसका शेप या इसका आकार कैसा है। किसी ने गोल बताया, किसी ने चपटी बताया, किसी ने तस्वीनुमा बता दिया। सब ने अपने अपने विचार है जिसके जो मन में आया वो बोल दिया। तो वहीं सबसे पहले हम बात करें तो पृथ्वी की गोलाभ आकृति के बारे में बात करें तो सर्वप्रथम न्यूटन महोदय ने इसमें बताया कि जो हमारी पृथ्वी है वह जो है उसकी आकृति गोलाभ है। अगर सर्वप्रथम बात करें तो जो पृथ्वी की आकृति है गोलाभ आकृति न्यूटन ने बताया। वहीं अगर आगे हम बात करें तो पृथ्वी की जो है अर्थात जो पृथ्वी का गोलाकार आकार है उसके बारे में सबसे पहले अरस्तु महोदय ने बताया। पृथ्वी गोलाकार है। अरस्तु महोदय ने बताया। कहने का मतलब ये है कि किसी भी विद्वान ने यह नहीं सिद्ध किया कि हमारी पृथ्वी की आकृति कैसी पाई जाती है। तो आगे हम देखते हैं सभी विद्वानों का यह मानना था कि गोल, चपटी या गोलाकार कैसी भी आकृति हो, लेकिन सबको मिला के देखा जाए जो हमारी पृथ्वी की आकृति है उसका एक नाम देना बहुत आवश्यक है। सभी लोगों ने मिलकर उसका नाम दे दिया। हमारी जो पृथ्वी की जो शुद्ध आकृति मानी जाती है वो पृथिव्याकार मानी जाती है। पृथिव्याकार मानी जाती है। कहने का अर्थ यह हुआ जो हमारी पृथ्वी है जिसका कोई आकार ही नहीं है, इसलिए उसके नाम के आधार पर उसे पृथिव्याकार कह दिया गया, जिसे जियाइड या भूआभ या लघ्वक्षकार नाम दिया गया। कहने का अर्थ यह है जो हमारी पृथ्वी का शुद्ध रूप है या शुद्ध आकार है, जो शुद्ध आकार हमारे पृथ्वी का जियाइड, भूआभ या लघ्वक्षकार माना जाता है। अब वही हम बात करें जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर स्थल मंडल और जल मंडल का कितना भाग पाया जाता है। तो एक विद्वान है क्रोमेल महोदय हैं, जिन्होंने यह बताया जो हमारी पृथ्वी है और जो हमारा जलीय भाग है उसका जो प्रतिशत है लगभग 70.8%,
जल भाग बताया। वहीं पर 29.2% भाग 29.2% भाग स्थल का बताया। कहने का तात्पर्य है जो पृथ्वी की आकृति है उसकी आकृति के बारे में सभी विद्वानों का अपना अलग अलग मत है, अलग अलग मानना है, लेकिन कहीं न कहीं ये बात सत्य है कि किसी चीज का आकार देना बहुत जरूरी होता है, जिस कारण हमारे पृथ्वी की आकृति को एक जैसा ना मानकर सभी विद्वानों के मतानुसार पृथ्व्याकार, जीआय या भूआव या लघ्वाक्षकार मान लिया गया। अब आगे हम बात करते हैं जो हमारी पृथ्वी है जो हमारी पृथ्वी है और सूर्य है, हम उसकी दूरी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। सूर्य एवं पृथ्वी की दूरी के बारे में हम बात करते हैं। जो हमारी पृथ्वी और सूर्य है, अगर हम देखा जाए तो सामान्य तौर पर जो दोनों की दूरी है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। अगर हम सामान्य दूरी की बात कर लें तो हम जो दोनों की दूरी है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। वहीं अगर हम औसत दूरी की बात करें, सूर्य एवं पृथ्वी की जो औसत दूरी है, अगर हम औसत दूरी की बात करें तो लगभग 14.96 करोड़ किलोमीटर तक बताई जाती है। कहने का मतलब यह है जो सूर्य और पृथ्वी की दूरी है, सामान्य दूरी 15 करोड़ किलोमीटर, औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर मानी जाती है। वहीं अगर हम बात करें जो दूरी मापने की जो इकाई सबसे बड़ी इकाई होती है पार्सेक होती है। कहने का तात्पर्य है जो औसत दूरी नापने की जो इकाई होती है, जो मापने की इकाई होती है उसे पार्सेक कहते हैं। पार्सेक औसत दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई भी मानी जाती है, जो लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर है। जो लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर है। वहीं आगे हम बात करते हैं आखिर प्रकाश वर्ष क्या है। जो प्रकाश वर्ष है यह एक खगोलीय दूरी या खगोलीय वर्ष माना जाता है। जो प्रकाश वर्ष है यह जो है एक खगोलीय दूरी या वर्ष होती है। अब आगे हम बात करते हैं दोनों की दूरी की बात करें अगर हम तो जिसे हम फिगर के माध्यम से भी देखेंगे। सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर पृथ्वी को दर्शाते हैं। हम यहाँ पर पृथ्वी को दर्शाते हैं। यहाँ पर हमारा सूर्य है। अब हम देखते हैं जो दूरियां हैं आखिर कब कब ये दूरियां अधिक होती हैं, कब कब नज़दीक होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारी पृथ्वी है आखिर कब जो है अर्थात जो पृथ्वी है सूर्य के नज़दीक कब होता है। हमारा सूर्य पृथ्वी के नज़दीक कहने का तात्पर्य है ये जो सूर्य है इसकी जो निम्नतम दूरी है
जो निम्नतम दूरी है, पृथ्वी अपने मूवमेंट के कारण, पृथ्वी अपने घूर्णन अवधि के कारण चक्कर लगाते समय पश्चिम से पूर्व की ओर जब सूर्य के सबसे नजदीक पहुंचती है, लगभग अगर देखा जाए तो जो विद्वानों का मानना है, ये जो निम्नतम दूरी है 3 जनवरी को मानी जाती है। निम्नतम दूरी जो है ये 3 जनवरी को मानी जाती है। 3 जनवरी को हमारा सूर्य और हमारी पृथ्वी की जो दूरियां होती हैं 14.7 करोड़ किलोमीटर तक बताया जाता है, अगर हम दूरी की बात करें तो। अब वहीं अगर हम देखें 3 जनवरी को जो ऐसी स्थिति पाई जाती है, ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? तो ऐसी स्थिति को जो है उपसौर या अपसौरिक स्थिति मानी जाती है। उपसौर या उपसौरिक नाम से भी जाना जाता है, जिसे पेरिहीलियन भी कहा जाता है, जिसे पेरिहीलियन भी कहा जाता है। अब वहीं हम बात करते हैं जब हमारी पृथ्वी और सूर्य की जो अधिकतम दूरी होती है, अगर हम अधिकतम दूरी की बात कर लें तो लगभग 15.2 करोड़ किलोमीटर या 15.7 करोड़ किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। हम मान लेते हैं 15.2 करोड़ किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। अब ये जो दूरी है, अधिकतम दूरी कब होती है? तो अधिकतम दूरी प्रत्येक 4 जुलाई को होती है। प्रत्येक 4 जुलाई को होती है। वहीं अगर हम बात करें इस दूरी को, जैसे यहाँ पर उपसौर या उपसौरिक नाम दिया गया है, तो यहाँ पर इसे अपसौर या अपसौरिक भी कहा जाता है। इसे अपसौर या अपसौरिक भी कहा जाता है। और इसे जिस तरह यहाँ पर इसे पेरिहीलियन कहा जाता है, उसी तरह यहाँ पर इसे अपहेलियन नाम दिया जाता है। इसे अपहेलियन नाम दिया जाता है। एक बार हम फिर से पुनः देखते हैं। कहने का तात्पर्य है, जब हमारी पृथ्वी घूमते घूमते सूर्य के सबसे नजदीक 3 या 4 जनवरी को 3 या 4 जनवरी को इसके समीप से गुजरती है, जिसकी दूरी लगभग 14.7 करोड़ किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। उस दूरी को उपसौर या उपसौरिक या पेरिहीलियन के नाम से भी जाना जाता है। वहीं बात करें हम जो इसकी अधिकतम दूरी की बात कर लें, हमारी पृथ्वी मूव करते करते घूमते घूमते चक्कर लगाते लगाते वो जो है जब आगे की ओर बढ़ती है तो उसकी जो अधिकतम दूरी होती है, लगभग विद्वानों को जो मानना है 15.2 करोड़ किलोमीटर के आसपास मानते हैं, जो लगभग प्रत्येक जुलाई को ये दूरी पाई जाती है, जिसे अपसौर या अपसौरिक या अपहेलियन के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे हम बात करते हैं अभी तो हमने बात किया सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम और न्यूनतम दूरी की। अब हम बात करेंगे पृथ्वी एवं चंद्रमा की अधिकतम और न्यूनतम दूरी की बात करेंगे हम।
अगर देखा जाए तो जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है पृथ्वी से हमारे चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है। अब हम बात करेंगे इसकी दूरी की। अगर हम इसकी दूरी की बात कर लें तो जो पृथ्वी और चंद्रमा की जो दूरी मानी जाती है वर्तमान समय में 3,84,400 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। जो दूरी की अगर हम बात करें तो दूरी की अगर हम बात करें तो 3,84,400 किलोमीटर के आसपास इसकी दूरी बताई जाती है, जो सामान्यतः या औसत दूरी हम जिसे हम कह सकते हैं। वहीं आगे हम बात करें, अगर हम इसे फिगर के माध्यम से देखें तो ये चंद्रमा है, ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है। इसकी अधिकतम और न्यूनतम दूरी जो होती है लगभग कितनी होती है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके न्यूनतम दूरी की। अगर हम बात करें तो जो इसकी न्यूनतम दूरी है जो इसकी न्यूनतम दूरी है 3,56,000 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। 3,56,000 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। अगर इसी दूरी की हम बात कर लें तो जो दूरी है इसका एक नामकरण भी रखा गया है जिसे हम उपभू या पेरेजी या भूनीच कहा गया है, या भूनीच या नीच भूनीच कहा गया है। अब वही हम आगे बात करते हैं। ये तो न्यूनतम दूरी की बात हो गई। वही हम अधिकतम दूरी की अगर हम बात करें तो जो अधिकतम दूरी है इसकी लगभग 4,07,000 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। जो अधिकतम दूरी है चार लाख 7,000 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है, जो इसकी अधिकतम दूरी है। इस अधिकतम दूरी को अपोजी या अपभू के नाम से भी जाना जाता है। अपभू या अपोजी या भूमि उच्च, भूमि उच्च आदि नामों से जाना जाता है। वहीं अगर हम देखें तो जब ज्वारभाटा की स्थिति उत्पन्न होती है तो जो ऐसी स्थितियां पाई जाती है न्यूनतम और अधिकतम दूरी की, तो उस समय अगर जब हमारी पृथ्वी और चंद्रमा की जो न्यूनतम दूरी होती है उस समय चंद्रमा का अधिक प्रभाव होता है हमारी पृथ्वी पर, तो उसी समय समुद्रों में जो लहरें उठती है, जो ज्वारभाटा उठता है, जो उसकी गति होती है, तो उस समय अधिक गति पाई जाती है। लगभग 15 से 20% से अधिक ज्वार आता है। अर्थात 20% से अधिक ज्वार भाटा आने की संभावना बनी रहती है। वहीं अगर हम दूरी की बात करें, जब हमारी पृथ्वी और चंद्रमा की जो अधिकतम दूरी होती है, तो उस समय जो समुद्र के लहरें उठती हैं उनकी जो गतियां होती हैं वो थोड़ा निम्न होती हैं। लगभग ये जो इनकी गतियां हैं वो 20% से कम पाई जाती हैं, 20% से कम पाई जाती है। अर्थात जो ज्वार उठता है वो 20% से कम उठता है। एक बार हम पुनः देखते हैं
जो हमारी पृथ्वी और चंद्रमा की जो दूरी है साधारण तौर पे असामान्य कहले सामान्य दूरी जो मानी जाती है 3,84,400 किलोमीटर, जो इसकी एग्जैक्ट दूरी बताई जाती है। और वहीं पे हम बात करें तो जो पृथ्वी की न्यूनतम दूरी होती है वो 3,56,000 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है, जिसे उपभू या पेरजी या भूनीच के नाम से जाना जाता है। और उस समय जो ज्वार भाटा होता है उसके आने की संभावना लगभग 15 से 20% से अधिक बनी रहती है। वहीं पर हम देखें तो जो हमारी पृथ्वी और चंद्रमा की जो अधिकतम दूरी है वो लगभग 4,07,000 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है, जिसे अपभू अपोजी या भूम उच्च के नाम से भी जाना जाता है। उस समय जो ज्वार भाटा की स्थिति होती है तो उस समय 20% से कम ज्वार भाटा की स्थिति पाई जाती है। अब हम अगले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। तब तक लिए धन्यवाद।